हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑन फंक्शन। लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे टाइप्स ऑफ फंक्शन। कहाँ तक कर लिए थे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन? मॉडुलस तक। अब हम लोग करेंगे आगे सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट टाइप क्या है? सिग्नम फंक्शन। ये फंक्शन किस टाइप का होता है? इस फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। एफ एक्स जो कि क्या है, सिग्नम फंक्शन है, तो हम लोग डिफाइन करते हैं मॉड एक्स अपॉन एक्स से डिफाइन करते हैं मॉड एक्स अपॉन एक्स। और अगर इसको रीडिफाइन करना हो आपको एक्स की अलग अलग वैल्यूज के लिए, वो हम लोग कैसे करेंगे? एक बार हम लोग लेते हैं एक्स ग्रेटर देन जीरो। क्यों ग्रेटर देन जीरो? क्योंकि जो मॉड है वो अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कहां पर करता है? जहां मॉड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो जीरो के बाद क्या होगा, ग्राफ पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी ग्राफ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, बिहेवियरल चेंज मिल रहा है। तो अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो वो क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन एक्स। अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्या होगी x की वैल्यू, नेगेटिव, मतलब ओरिजिन के लेफ्ट साइड में। तो मॉड x के अंदर क्या नेगेटिव नंबर आएगा। उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाहर एक नेगेटिव सिंबल लगाएंगे। x क्या है, हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए बाहर क्या लगाना पड़ेगा, एक नेगेटिव सिंबल लगाना पड़ेगा। क्या ये फंक्शन जीरो पे डिफाइंड होगा? अगर ऊपर जीरो नीचे जीरो रखेंगे तो क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड। उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से x इक्वल टू जीरो के लिए क्या कर देंगे, जीरो अपनी तरफ से डिफाइन करेंगे। तो अभी फंक्शन सारे वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, पॉजिटिव के लिए भी, नेगेटिव के लिए भी और जीरो के लिए भी। अगर ऊपर इसको कैंसिल करते हैं x से x को, क्या बनेगा, वन। से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस वन, वन, माइनस वन और जीरो। वन कब आया, जब x ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो। माइनस वन कब आया, जब x होगा जीरो लेस देन जीरो। और जीरो कब होगा, जब x इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारा फंक्शन सिग्नम फंक्शन। अब इस सिग्नम फंक्शन की क्या देखेंगे, सबसे पहले डोमेन, रेंज एंड इसका ग्राफ। तो ग्राफ बताओ, इसका कैसा ग्राफ बनेगा। सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए वैल्यू क्या मिल रही है, वन मिल रही है। तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए क्या वैल्यू मिल रही है, वन मिल रही है। सारी नेगेटिव वैल्यूज के लिए वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस वन मिल रही है। ये हो गया प्लस वन, ये हो गया माइनस वन। और जीरो के लिए क्या मिल रहा है, जीरो। जीरो के लिए क्या मिल रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ में देख के बताओ, क्या किसी भी पॉइंट पर इस ग्राफ को कोई दिक्कत है या कहीं पे भी ब्रेक है? सिर्फ जीरो पे प्रॉब्लम थी, इसको वहां पे डिफाइन नहीं था। तो जीरो हम लोगों ने क्या किया, अलग से डिफाइन कर दिया। इसको ब्रांच फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, ब्रांचेस में डिवाइडेड है। तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए क्या मिल रहा है, वन। नेगेटिव्स के लिए माइनस वन और जीरो पे जीरो। तो तुम्हारे पास कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू मिल रही है, माइनस वन, वन और जीरो। तुम्हारे रेंज में क्या आएगा, प्लस वन, माइनस वन और, सिर्फ यही तीन वैल्यूज है जो तुम अचीव कर सकते हो। क्या इसके अलावा और कोई वैल्यू तुम लोग अचीव कर सकते हो, नहीं। अब डोमेन में क्या आएगा, तुम एक्स पार्ट कितना कवर कर रहे हो। क्या किसी भी पॉइंट पर इस फंक्शन को प्रॉब्लम है, नहीं है। पूरा का पूरा डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। समझ में आ गया। अगर फंक्शन को किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं है, पूरा का पूरा डोमेन रियल नंबर। और जो जो अचीव हम कर पा रहे हैं वो हो जाएगी आपकी रेंज। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं कुछ और नंबर आएगा, तो अपने मन से कोई भी एक पॉजिटिव नंबर रख के देखो इस फंक्शन में। मॉड एक्स अपॉन एक्स में एक बार कोई भी पॉजिटिव नंबर रख के देखो और कोई भी नेगेटिव नंबर रख के देखो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा। कितना भी पॉजिटिव रखोगे हमेशा वन मिलेगा, कोई भी नेगेटिव रखोगे हमेशा माइनस वन मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर मैं ले लूँ 6.3 पॉजिटिव, 6.3 मॉड 6.3,
अब पॉजिटिव का 6.3 का मॉड क्या होगा, 6.3 होगा, और ये भी क्या आ गया 6.3, डिवाइड किया क्या बचा, 1 ही बचा। तो पॉजिटिव के लिए हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अगर नेगेटिव होगा -6.3 ले लिया, और नीचे भी क्या आएगा एक्स की जगह पे -6.3। ऊपर वाले मॉड लगेंगे तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नीचे क्या रहेगा, माइनस का 6.3, कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, -1। नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमेशा -1 मिलेगा, पॉजिटिव के लिए हमेशा +1 मिलेगा। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। कौन सा फंक्शन है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब सबसे बड़ा इंटीजर देखना है। आ गया। अब इसका सिंबल क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब अगर मैं तुमसे बताओ 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, अभी मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग इससे क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसके नाम से। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 3.5 में सबसे बड़ा इंटीजर क्या निकाल सकते हो 3.5 के बाद, क्या बोलोगे 4, राउंड ऑफ कर दिया तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया इसके बाद। पर नहीं, डेफिनेशन ये नहीं है। डेफिनेशन क्या बोलती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिख लेते हैं, मॉड एक्स डिफाइंड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब आपको क्या करना है, कोई भी नंबर अगर दिया जा रहा है तो उससे छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं वो, या उससे छोटे सारे इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। कोई भी नंबर अगर दिया जा रहा है, जैसे दिया गया 3.4, तो इससे छोटे जितने भी इंटीजर हैं से लेस देन में, उनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है ये आपको फाइंड करना है। तो इससे पहले क्या होगा, इंटीजर 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1, ऐसे चलते जाएंगे। तो इस पूरे लोअर बाउंड में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है बताओ, 3 होगा। तो 3.5 3.4 से सारे छोटे इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 3। इसका मतलब क्या है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.4 की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। ये क्लियर है। तो डाउट है इसमें वैल्यूज कैसे निकाल रहे हैं बताओ। 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, मतलब 0.4 से पहले सबसे जो सारे इंटीजर है उनमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, कौन सा इंटीजर है, 0। नेक्स्ट 2.9, कोई बच्चों को लगेगा राउंड ऑफ करके क्या कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, पर नहीं, ये छोटे सारे नंबर्स में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, कौन सा है, 2। ये क्लियर हो गया सबको, ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं ये वाला आंसर कौन बताएगा सही, -0.3। अब इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा इसके लोअर बाउंड में, बताओ। कभी भी अगर डाउट हो नेगेटिव नंबर्स के लिए, उसको सीधे प्लॉट करके देख लो, ये 0 है, ये -1 है, -0.3 यहाँ पे कहीं होगा। तो इससे छोटा सारे में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, -1। तो इसका आंसर क्या होगा, -1। समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं। किसी को डाउट है इसमें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं, बताओ। -3.5 मतलब -3 के बाद 0.5 और है, तो उसके बाद अगला नंबर क्या आएगा, माइनस का
4, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी -4। क्लियर है ये सबको? डन। अब इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और डोमेन और रेंज देखेंगे। अब ग्राफ इसका सोचो कैसे बनेगा। अगर ग्राफ बना लिया तो डोमेन और रेंज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, जब मैं 0 से लेके 1 तक की कोई भी वैल्यू रख रहा हूं, 0 से लेके 1 तक की कोई भी वैल्यू रख रहा हूं, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अगर मैं 0.5 भी रख रहा हूं तो मेरे को उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। मतलब यहां से लेके यहां तक के लिए ये पूरा 0 से लेके सारी उसके लिए वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। इन सारे पॉइंट के लिए, सारे येलो वाले पॉइंट के लिए वैल्यू क्या मिल रही है, 0। और वहां से 1 से लेके 2 तक के लिए मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी, 1.2 है अगर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो मतलब 1 से लेके 2 तक के लिए जितने भी नंबर हैं उन सब के लिए वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, वाई एक्सिस पे 1 मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट, 2 से लेके 3 तक के लिए अगर 2.2 है तो आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। वाई एक्सिस पे आउटपुट क्या मिलेगा, 2। मतलब इन सब के लिए मेरे को आंसर क्या मिलने वाला है, ये जो सर्कल में कर रहा हूँ 2। मतलब इस पूरे पार्ट के लिए आंसर क्या मिलेगा, 2। इस पूरे पार्ट के लिए 1, पूरे पार्ट के लिए। इसी चीज को बस कंटिन्यू करते जाना है। ये तुम्हारा ग्राफ हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। और इसके लिए बताओ, 0 से लेके -1 तक के लिए वैल्यू क्या मिलेगी, -1। के बाद नेक्स्ट, और ऐसे ग्राफ बनता जाए। तो ये ग्राफ किसका है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब इसकी डोमेन और रेंज, डोमेन एंड रेंज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डोमेन में क्या आएगा, डोमेन में मतलब हम लोग इस फंक्शन के अंदर क्या क्या रख सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो मॉड एक्स में मैं कोई भी नंबर रखूं कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं तुमसे मॉड इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3 की पूछूं, क्या आएगा इसका, 3 आएगा। मतलब इंटीजर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, डायरेक्ट वही वैल्यू दे देता है, कोई चेंज नहीं करता है। ठीक है। अब हम लोग इसमें कोई भी वैल्यू रख सकते हैं एक्स एक्सिस पे, मतलब डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर। अब हमको मिल क्या क्या रहा है, क्या कभी भी मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.4 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 2.4 का वो आंसर मेरे को क्या देगा, 2 देगा। तो मतलब मेरे को डेसिमल डिजिट्स नहीं मिल रही, मेरे को सिर्फ क्या मिल रहे हैं, ये पॉइंट डॉट, ये जो सर्कल बनाए हुए हैं वो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये कौन से नंबर्स हैं, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर्स। मेरी रेंज में क्या है, सिर्फ इंटीजर्स हैं। ये सिंबल किसका है, इंटीजर नंबर्स का। समझ में आ गया ये? ग्राफ बना लो इसका जल्दी से। नेक्स्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर। ये सेम है, स्मॉलेस्ट इंटीजर में क्या करते हैं, जो अपर बाउंड होता है उसमें सबसे छोटा इंटीजर देखते हैं। इसका सिर्फ क्या है, अपोजिट है। वो पहले क्या कर रहे थे, लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर में अपर बाउंड में सबसे छोटा इंटीजर। तो 3.4 की वैल्यू क्या आएगी, 4 स्मॉलेस्ट इंटीजर में, और 3.4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 3। समझ में आ गया ये? अब है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये सिंबल है डिनोटेड बाय करली ब्रेसेस। ठीक है। तो अगर मैं करली ब्रेसेस के अंदर रख रहा हूं 3.5, तो ये क्या करेगा, मेरे को सिर्फ डेसिमल वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेगा।
मतलब इंटीजर पार्ट को हटाकर जो डेसिमल वैल्यू बच रही है वो देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.5 आएगा। ये क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? और अगर इसको ग्राफिकली विजुलाइज करोगे इसका मतलब क्या है? ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कोई भी अगर मैं पॉइंट इसको दे रहा हूं, क्या लिया था मैंने 3.5, ये दिया है, तो ये इसको अपने पिछले वाले इंटीजर से, जो इसका पिछला वाला इंटीजर है उससे कितना गैप है, उस गैप को मेजर करता है। तो 3.5 का उसके पिछले इंटीजर 3 से कितना गैप है? 0.5 का गैप है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0.5। अगर मैं तुमको वैल्यू दूं 1.9, तो 1.9 अपने पिछले इंटीजर से कितना दूर है? 0.9 दूर है। अब देखते हैं ये वाला आंसर कौन बताएगा। अगर माइनस का 0.8 है तो ये अपने पिछले इंटीजर से कितना दूर है? क्या 0.2 दूर है? नहीं, ये पिछले इंटीजर -1 से कितना दूर है अभी? सर 0.8 बनाओ -0.2, तो ये 0.2 है माइनस का, 0 के नजदीक है। तो अब ये 0.2 अपने पिछले इंटीजर से कितना दूर है? बताओ जल्दी। 0.8। हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव होगी? नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी? पॉजिटिव। कितना दूर है पिछले -1 से? मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.2 कितना मिलेगा आपको? 0.8। अब किसी को दिक्कत है इसके में कैसे वर्किंग है इसकी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन? तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन डिफाइंड एज द, कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट बस ये बोल देते हैं कि पॉइंट वाली वैल्यू होगी वही आंसर होगा। अगर तुम इस डेफिनेशन के थ्रू जाओगे कि पॉइंट वाली वैल्यू हमारा आंसर है, तुम इस वाले का आंसर क्या लिखते हैं? 0.2, क्योंकि तुमको वो नहीं लिखना है। मतलब उससे पहले वाले इंटीजर से कितनी डिस्टेंस है हमको सिर्फ वो मेजर करना है। क्लियर है? बताओ -3.6 का आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर 0.6 होगा? आंसर क्या होगा? 0.4, क्योंकि ये पिछले वाले इंटीजर जो कि क्या है -4 होगा, ये क्या होगा? -3 होगा, 3.6 इधर होगा, तो अगर ये 0.6 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 0.4। मतलब -4 से ये पॉइंट कितना दूर है? 0.4 दूर है। अब सबको समझ में आ गया होगा। इसको अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, जब x क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा? सीधे डेसिमल वैल्यू जो भी दिख रही है। ठीक है, ये कहीं बुक में नहीं लिखा है, अभी बना रहा हूं मैं। और अगर x लेस देन 0 है तो क्या होगा? 1 माइनस डेसिमल वैल्यू। समझ में आया कैसे काम कर रहा है? अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आंसर क्या हो रहा है उसका? डेसिमल वैल्यू। अगर नेगेटिव नंबर है अंदर तो हम लोग क्या कर रहे हैं? 0.6 को इसमें से माइनस कर रहे हैं, 1 में से। 1 में से 0.6 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 0.4। तो नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या करना है? डेसिमल वैल्यू जो दिख रही है 0.6 को किस में से माइनस कर दो? 1 में से माइनस कर दो। ये क्लियर हो गया सबको? अब हम लोग आते हैं इसकी डोमेन, रेंज और ग्राफ पे। ये वैल्यूज कैसे शो कर रहा है ग्राफ पर? 0, 1, हमको ज्यादा वैल्यूज की जरूरत है वाई एक्सिस पे। अब देखो, अगर कोई फंक्शन 1 पर ही है तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? अगर कोई डिस्टेंस फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू फंक्शन
अराउंड 1 पे, ये कितनी होगी? 0 ही होगी, क्योंकि वो अपने इंटीजर से कितना दूर है? दूर ही नहीं है, एकदम उसके ऊपर है, 0 होगा। लेकिन अगर मैं उससे थोड़ा सा भी कम आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ 0.9 पे, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी अपने प्रीवियस इंटीजर से? 0.9 होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसको हम लोग कैसे करेंगे? ये डिस्टेंस कितनी होगी? 0.9। धीरे धीरे क्या होगी? डिस्टेंस कम होती जाएगी। कहां तक कम होगी? 0 तक। आ गया। 0 पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब अगेन अगर 2 से 1 के बीच में हूं मैं, तो 1.9 पे डिस्टेंस कितनी होगी? 0.9। तो अगेन मेरे को वाई एक्सिस पे कहां जाना है? 0.9। फिर से ऐसे मिलेगी। 2 और 3 में भी क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और 2 पे आके एकदम कम हो गई, 0 हो गई। सीधे 3.9 पर हूं तो डिस्टेंस ज्यादा है, 0.9 है। डिस्टेंस जैसे जैसे कम करूंगा तो वैल्यू भी कम होती जाएगी। ऐसे ऐसे इसका क्या होगा? ग्राफ बनता जाएगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। अब ये बताओ इसमें ओपन और क्लोज कहां पे आएगा? 2 पर वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 0 मिलेगी। तो मतलब यहां क्या होगी? नीचे क्लोज्ड। 2 पर वैल्यू क्या मिल रही है? 0। 1 पे भी क्या मिलेगी? 0। 3 पर भी क्या मिलेगी? डिस्टेंस 0। 4 पे 0, 1 पे 0, 2 पे 0, इन सब पे क्या मिल रही है? वैल्यू 0 मिल रही है। और ऊपर क्या मिलेगा आपको? ओपन मिलेगा। ओपन का मतलब क्या है? ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? अब क्या लिखेंगे इसकी? डोमेन और रेंज। तो डोमेन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी वैल्यू रख सकते हैं इसके अंदर, पॉइंट की, नेगेटिव, 0, कुछ भी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे ऊपर। तब डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर। अब रेंज क्या है? हमको क्या क्या वैल्यूज मिल रही हैं? हम लोग वाई एक्सिस पे कितना एरिया कवर कर रहे हैं? 0 से 1 तक का। सिर्फ 0 से कहां तक का कवर कर रहे हैं? 1 तक का। क्या मेरे को कभी भी डिस्टेंस 1 से ज्यादा मिलेगी? क्या मेरे को डिस्टेंस 1.2 मिल सकती है कभी भी? नहीं, क्योंकि पिछला इंटीजर उससे कितना दूर हो सकता है? मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो मतलब सबसे पहले तो देखो लोअर कितना मिल रहा है। लोअर मेरे को मिल रहा है 0। कितना मिल रहा है? 0 डिस्टेंस मिल रही है। अगर मैं 1 पे ही बात करूं तो 1 की 1 से डिस्टेंस कितनी होगी? 0। तो 0 मिल रहा है। 0 से लेके कहां तक मिल रहा है? 1 तक मिल रहा है। अब ये बताओ मेरे को डिस्टेंस 1 कब मिलेगी? क्या मेरे को डिस्टेंस 1 मिल सकती है? डिस्टेंस 1 का मतलब क्या है? अगर मैं -2 पर, वो 2 पर खड़ा हूं, 1 डिस्टेंस आगे जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? 3 पे आ जाऊंगा। और मैं 3 पे अगर आ गया तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो क्या मेरे को कभी एग्जैक्ट 1 मिल सकता है? नहीं मिलेगा। मेरे को हमेशा क्या मिलेगा? 1 से थोड़ा सा छोटा मिलेगा। इसका मतलब क्या है? 1 इंक्लूड नहीं है। मेरे को 0.999 मिल सकता है इंफिनिटी तक, लेकिन कभी भी 1 नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर मैं नंबर ले रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट के फंक्शन के अंदर 3.999 ऐसे करते हुए जाऊं, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा इसका? 0.999। ऐसे कंटिन्यू करता जाऊंगा। अगर मेरे को 1 चाहिए तो क्या सोच रहे हो? यहाँ पे 4 रख दूं, लेकिन जैसे ही मैं 4 रखूंगा तो मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी? 0। मतलब क्या है? मैं 1 कभी भी अचीव नहीं कर सकता। ये मैंने ऊपर 1 पे क्या लगाए हैं? ओपन सर्कल लगाए हैं। और नीचे 0 पे क्या लगाए हैं? क्लोज सर्कल लगाए हैं। तो मैं 0 अचीव कर सकता हूँ, 1 अचीव नहीं कर सकता। तो रेंज क्या हो गई? 0 इंक्लूडेड, 1 नॉट इंक्लूडेड। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब हम लोग करेंगे इसके क्लासिफिकेशन। ठीक है? फंक्शन को कैसे कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस, कि मतलब वो इमेज कैसे कैसे दे रहा है, किस किस वैल्यूज पे क्या क्या इमेज दे रहा है, और किस टाइप की इमेज दे रहा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन वन वन फंक्शन, और इसका दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिविटी या इंजेक्टिव फंक्शन। जो फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन होता है उसको बोलते हैं दिस फंक्शन शोज इंजेक्टिविटी। ठीक है? वन वन फंक्शन में क्या होता है? इन दिस फंक्शन every distinct
डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज। क्या मतलब हो गया इसका? मतलब अलग अलग वैल्यूज के लिए क्या मिलेगा? अलग अलग इमेज मिलेगी, अलग अलग आउटपुट। क्लियर है ये? अगर मैं ये इसको ग्राफ से दिखाना चाहूं तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ये मैंने एक वैल्यू ली, ये अलग है, इसको ही मैप कर दिया, ये अब दूसरा पॉइंट है, इसकी इमेज में निकाल रहा हूं, तो मैं इसको अब इस पे मैप नहीं कर सकता। अगर मैंने इसको इस पे मैप कर दिया तो क्या हो जाएगा? दो एलिमेंट की सेम इमेज हो जाएगी। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, हर अलग अलग एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? अलग अलग इमेज होनी चाहिए। मतलब दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। इन दोनों की सेम इमेज अगर होगी तो ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? तो जाना पड़ेगा। कैसे कर सकते हो? ये कर सकते हो, ये कर सकते हो और ये कर सकते हो। तो क्या किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज है? नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया? वन वन। दिस फंक्शन इज वन वन। ऐसे भी लिख सकते हैं वन वन, वन टू वन, एक सिर्फ एक पे जा रहा है। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? लॉयल फंक्शन है। ये सिर्फ किससे बॉन्डिंग कर रहा है? सिर्फ एक आदमी से कर। ठीक है। तो प्रूव कैसे करते हैं क्वेश्चंस में? नोट लिख लो इसके लिए। के लिए प्रूफ कैसे करेंगे? इफ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, वेयर एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन के पॉइंट हैं एक्स वन और एक्स टू। अगर हम उनकी इमेज को इक्वल मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि सर कोई दो वैल्यू क्या है, किसी दो पॉइंट पे इमेज क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो वो सेम सिर्फ तभी आएगी जब वो एलिमेंट ही सेम हो खुद में। देन एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। मतलब अगर हम दो इमेज को सेम मान रहे हैं तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो खुद के एलिमेंट भी सेम हो। मतलब कोई अलग एलिमेंट नहीं है, वो सेम एलिमेंट ही थे इसीलिए सेम आ रही है। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर वो सेम आ रही है और x1 x2 इक्वल नहीं है, मतलब वो फंक्शन वन वन नहीं होगा। ये क्लियर है? इससे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दूसरा आता है ऑन टू फंक्शन। तो क्या बोलते हैं हम लोग? सर्जेक्टिव। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन वन, ऑन टू और बाइजेक्टिव। बोर्ड से भी, एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से और आईआईटी में भी। ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ। का मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली, मतलब दोनों तरफ से सेटिस्फाई हो रहा है। अगर फंक्शन ऑन टू है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू होगा। वर्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इफ एंड ओनली इफ। और फंक्शन इज ऑन टू इफ ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव वन और more than one corresponding image have more than have one or more। का मतलब क्या हो गया? जब इधर से इधर ले जाते हैं कि ये क्या होती है? इमेज होती है। ठीक है। जब इसको उधर लेके आते हैं, ये इसका क्या होता है? फ्री इमेज होती है। हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये डोमेन, एक कोडोमेन। तो कोडोमेन के हर एलिमेंट के पास एक या एक से ज्यादा फ्री इमेज होनी चाहिए। किसमें? डोमेन के अंदर।
कि हर एलिमेंट के पास क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए, डोमेन के अंदर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी अकेला नहीं होना चाहिए, कोई भी अकेला नहीं छोड़ना है। अगर इसकी मैपिंग है इससे, इससे है, और इसकी और इसकी, तो क्या ये लास्ट वाला ये जो बच्चा एलिमेंट, क्या ये किसी से मैप्ड है, क्या इसकी किसी से बॉन्डिंग है, क्या इसकी किसी से दोस्ती है, नहीं है। ये कैसा रह गया, अकेला रह गया। तो मतलब ये फंक्शन ऑन टू क्या बोलता है कि सबकी दोस्ती होनी चाहिए, किस साइड से, राइट साइड से। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन ऑन टू कौन सा होगा, ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इसमें क्या है, राइट में सारे एलिमेंट्स के पास क्या है, इमेज है। अब बताओ क्या ये फंक्शन ऑन टू है, वो वन वन है, तो ऑन टू तो चेक कर लिया, अभी वन वन पढ़ के आए थे। वन वन का मतलब क्या था, एक एलिमेंट पे एक इमेज अगर हो गई तो अब ये इमेज कोई और नहीं ले सकता, ये सिर्फ इमेज किसकी होगी, इन दोनों की होगी। इन दोनों की अगर बॉन्डिंग बन गई तब कोई तीसरा आदमी आके इससे बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। अब देखो, इन दोनों की बॉन्डिंग तो बन गई, लेकिन ये क्या हुआ, तीसरा मेंबर आ गया, इसने भी क्या करा, बॉन्डिंग बना ली। तो ये फंक्शन वन वन नहीं है, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू है। समझ में आ गया। के लिए ऑन टू के लिए नोट क्या होगा, function is onto when only if कोडोमेन, कोडोमेन में क्या होते हैं, सारे पॉसिबल एलिमेंट। कोडोमेन अगर पूरा इक्वल हो जाए रेंज के, मतलब कोडोमेन में सारे एलिमेंट होते हैं पॉसिबल, रेंज में जो जो हम अचीव कर रहे हैं, तो हम जो अचीव कर रहे हैं वो एग्जैक्टली इक्वल आना चाहिए सारे पॉसिबल एलिमेंट्स के। अगर सारे पॉसिबल एलिमेंट हमारे रेंज के अंदर आ गए, मतलब हमने सारे के सारे अचीव कर लिए, मतलब कोई भी खाली नहीं बचेगा, तो मतलब कैसा हो जाएगा फंक्शन, ऑन टू हो जाएगा। तो इस डेफिनेशन का यूज करना है, हर फंक्शन की रेंज निकालनी है और देखना है क्या वो कोडोमेन के इक्वल आ रही है। अगर वो कोडोमेन के इक्वल आ रही है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन वो है आपका बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बोथ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। क्या होता है, बोथ वन वन एंड ऑन टू, मतलब जो फंक्शन वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। इस फंक्शन को एक और नाम बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं, इन्वर्स बाद में बताएंगे। पहले क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। वन वन और ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, बोथ वन वन एंड ऑन टू, नोन एज ऑन टू। क्लियर हो गए, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तुमको बताना है कि ये फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, या बाइजेक्टिव है। ठीक है, याद रखना वन वन के लिए क्या करते हैं, एक एलिमेंट की अगर एक इमेज है, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, और लेफ्ट में वो राइट में कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए ऑन टू की। ठीक है, बताओ कौन सा वन वन है, कौन सा ऑन टू है, और कौन सा बाइजेक्टिव है।
बताओ जल्दी से, कौन से फंक्शन 1 1 है और कौन से ऑन टू है? 1 1 के लिए क्या चेक करोगे? दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। और ऑन टू फंक्शन के लिए क्या चेक चेक करोगे कि आपके जो राइट साइड में जो लिखा हुआ है कोडोमेन, वो कोई भी इसमें एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास इमेज ना हो। ये क्लियर है? बताओ, इसमें एक एलिमेंट की कितनी इमेज है? बहुत सारी इमेज है। बहुत सारी क्या है? इमेजेस है। ये ऑन टू है? बिल्कुल है। क्या ये 1 1 है? बताओ जल्दी। अब तुम लोगों ने एक चीज मिस कर दी, क्या? दिस इज नॉट इन अ फंक्शन। तो 1 1 और ऑन टू की बात तो तुम तब करोगे जब ये फंक्शन होगा। ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? याद है या भूल गए? फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? एवरी आउट इनपुट हैव यूनिक आउटपुट। मतलब एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। एक एलिमेंट की सिर्फ क्या हो सकती है? एक इमेज हो सकती है। बहुत सारी इमेज की एक प्री इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होंगी। मतलब एक एलिमेंट दो जगह लिंक नहीं हो सकता। समझ में आ गया? अगर एक एलिमेंट दो जगह लिंक हो रहा है तो उसकी क्या हो रहे हैं? मल्टीपल आउटपुट मिल रहे हैं, तो फंक्शन नहीं होगा। समझ में आ गया? पहला वाला क्या है? फंक्शन ही नहीं है, तो उसमें 1 1 और 1 2 चेक ही नहीं करेंगे। 1 1 देखो, क्या इधर किसी एक एलिमेंट की दो प्री इमेज है? मतलब क्या कोई दो एलिमेंट एक ही जगह आके मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। मतलब ये क्या हो गया? 1 1 हो गया। ऑन टू, क्या राइट साइड में कोई एलिमेंट बचा है जिसके पास मैपिंग नहीं है? नहीं बचा, तो ये ऑन टू भी हो गया। और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होते हैं वो क्या होते हैं? बाइजेक्टिव होते हैं। सर देखो, अब क्या ये ऑन टू है? नहीं है, क्योंकि इनके पास क्या है? प्री इमेज 1 1। क्या किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज है? अगर दो एलिमेंट की सेम इमेज है तो 1 1 नहीं। देखो, दोनों की क्या है? सेम इमेज है सेम नहीं है, तो ये 1 1 क्या है? 1 1 नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव भी क्या है? नहीं होगा। बाइजेक्टिव तब होगा जब दोनों टिक लगेंगे ऊपर। मैं देखो, क्या ये ऑन टू है? नहीं है, क्योंकि लास्ट वाले की क्या है? प्री इमेज नहीं। अब चेक करो 1 1, इन दो एलिमेंट की क्या है? सेम इमेज है। मतलब क्या है? ये 1 1 भी नहीं है, बाइजेक्टिव भी फिर नहीं होगा। सर देखो, ऑन टू है ये? बिल्कुल है। सारे एलिमेंट पे क्या है? प्री इमेज है। क्या किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज है? नहीं है, सबकी क्या है? एक एक है। फंक्शन क्या हो गया? 1 1। ये फंक्शन क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव। ये देखो, सबकी एक ही इमेज है। 1 1 भी नहीं है, ऑन टू में इनकी इमेज नहीं है, ये ऑन टू भी। आप सबको क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन समझ में आ गए? हम लोग 1 1 ऑन टू और टाइप्स ऑफ फंक्शन कैसे करें, ये क्लियर है? अब फंक्शन का जो लास्ट टॉपिक बचेगा वो बचेगा अलजेब्रा और कंपोजिशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब? इसकी लास्ट क्लास फंक्शन की जो है उसमें हम लोग करेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोग बताएंगे कि कैसे डोमेन निकाली जाती है फंक्शंस की, जब दो फंक्शन का क्या हो रहा होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फिर हम लोग करेंगे कंपोजिशन फंक्शन, कैसे एक फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन के लिए क्या बन जाता है? इनपुट बन जाता है। एक फंक्शन के अंदर जब दूसरे फंक्शन को रखते हैं तो वो क्या बनेगा? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो हम लोग करेंगे अपनी लास्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।